गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने लेसन 3 जो संविधान निर्माण था, लेसन 3 सिविक्स का लेसन 3 संविधान निर्माण, हमने उस चीज को क्लियर किया था, उस लेसन को। और जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को बोले गए थे बनाने के लिए, आशा करते हैं सभी कोई क्वेश्चन आंसर्स बना लिए होंगे। और जो भारत के संविधान के बारे में मैंने कहा था कि आप लोग भारत के संविधान को आप लोग पढ़ के आइएगा, वो भी आप लोग पढ़े होंगे। अगर जो नहीं पढ़े हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाए हैं, वो चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और जो आप लोगों का ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ टिक मार्क आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और एग्जाम में भी आप लोगों को टिक मार्क ही से पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर छोड़िएगा नहीं, ठीक। और आज का हम लोग का जो नया लेसन जो स्टार्ट होगा, लेसन 4 चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति क्या है, राजनीतिक पर क्या चुनाव पड़ते हैं, वो चीज आप लोग को देखना है। आप लोग मतलब देखेंगे आज अभी के समय में अध्याय 4 में। तो परिचय पहले देख लेते हैं, परिचय क्या है। अध्याय 2 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें, और यह ना तो संभव है कि लोग सीधे तरीके से शासन करना चालू कर दें, ऐसा संभव नहीं हो पाता। हमारे समय में लोकतंत्र के सामने, हमारे समय में क्या लोकतंत्र के सामने आम स्वास्थ्य लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। और जो हमारा जो साधन है शासन चलाने का क्या है, प्रतिनिधियों के तौर पर हमें शासन चलाना पड़ता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करते हैं, और जो प्रतिनिधियों का चुनाव हम किस प्रकार करते हैं। चुनावी की राजनीति जो चुनाव होते हैं वो किस प्रकार होती है, वो हम इस लेसन में देखेंगे। हम शुरुआत यह समझने के से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी और उपयोगी है, और लोकतंत्र में क्या चुनाव क्यों जरूरी और क्या क्यों उपयोगी है, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाता है। जो चुनावी प्रतिद्वंदिता है, जो कंपटीशन कराया जाता है, चुनाव को जो कराए जाते हैं, वो किस प्रकार हमारे भारत में लाभदायक कहलाते हैं। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है और किन किन चीजों के कारण चुनाव लोकतांत्रिक कहलाता है। इसी के सहारे हम लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र चुनाव में अंतर समझ पाएंगे, और गैर लोकतंत्र और लोकतंत्र में अंतर हम इसी कारण हम समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्सों में हम इन्हें पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे, और चुनाव का जो मूल्यांकन है और भारत और अन्य देशों के तौर पर हम चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनावी क्षेत्रों के सामने निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों को घोषणा तक भी नजर डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, और जो चुनाव में क्या होना चाहिए और चुनाव में क्या होता है, वो चीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अध्याय की आखिरी में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं, और भारत में निष्पक्ष तौर पर स्वतंत्र तरीके से हुआ है कि नहीं, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी हम इस लेसन में विचार करेंगे। जो हम लोग का जो लेसन जो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, वो लेसन स्टार्ट होता है 4.1 चुनाव क्या, और चुनाव क्या है वो चीज देखते हैं। चुनाव क्या है उस चीज को देखने से पहले यहाँ पे एक कहानी के तौर पर बताया गया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव क्या हुआ वो देखते हैं। आधी रात के बाद, जब आधी रात का समय, उत्सुक भीड़ समय शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं, और आयोजक जो आयोजित किए हैं उस समारोह को, वो भीड़ को दिलासा दे रहे हैं कि हमारे नेता सिर्फ आने ही वाले होंगे। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से उठ खड़े होते।
उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख। श्री देवीलाल है हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख कहलाते हैं, जो गुरुवार की इस रात कर्नल में भाषण देने आने वाले हैं। और कर्नल में भाषण देने आने वाले हैं कौन? श्री देवीलाल। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। और 76 वर्ष के नेता को आजकल यहाँ पे बहुत फुर्सत भी नहीं होती है। उसका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलता है। आज सुबह से होने 9 चुनावी संभावों से भाषण दिया है और 9 चुनावी संभावों को भाषण भी दे चुके हैं। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और महीने में बहुत सारे जनसभाएं मतलब सभाएं आयोजित भी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। चुनाव होने से पहले यह चीज बताया गया है कि हमारे नेता बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे भाषण भी दे रहे हैं। ठीक है, यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़े एक अखबार की खबर है और यह एक अखबार की खबर को बताया गया है कि जब 1987 में जो चुनाव किए गए थे उसके समय के चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी और राज्य में क्या था कि 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई थी, मतलब वहां पे कांग्रेस पार्टी थे नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी लागू थे। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और न्याय युद्ध के लिए अपने न्याय के लिए अपना आंदोलन भी चलाया है। कौन? श्री देवीलाल चौधरी ने नेतृत्व किया है और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। लोकदल नामक नए पार्टी का भी अपना गठन भी करना चालू कर दिया। उसकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया था और बहुत सारे लोगों ने मिलाकर क्या हुआ था कि एक मोर्चा भी बना दिया, पार्टी का गठन किया और लोकतंत्र को मतलब आंदोलन स्टार्ट किया था और वहां पे एक मोर्चे के तौर पर उन्हें भी स्थापित कर दिया गया था। तो विपक्षी के नेता चौधरी उसकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया था और बहुत सारे विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रसार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों को छोटे व्यापारों के कर्ज माफ कर देंगे और वो बाकी व्यक्ति मतलब जो दूसरे व्यक्ति के जो चुनाव के तौर पर चुनौती होती है वो उन्होंने कहा श्री देवीलाल ने कि अगर वो जीतते हैं तो किसानों को बहुत सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि यदि यही उनकी सरकार का काम होगा, सरकार का यही पहला काम होगा। अगर वो जीतते हैं तो लोग तब की सरकार में नाखुश थे और तब की सरकार से लोग क्या थे? नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षक हुए और लोग भी क्या हुए कि देवीलाल ने जो वायदे किए थे उनके बातों पर भी वो आकर्षित हो गए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए और देवीलाल को बहुत सारे वोट पड़े थे। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टी को राज्य विधानसभा की 90 सीट में से 76 सीट पर जीत मिली थी और 90 में से 76 सीट, बहुत सारी सीटों से वो भारी मतों से वे जीते थे। लोकदल को अकेले ही 60 सीट मिले थे और लोकदल को क्या हुआ था कि अकेले 60 सीट मिला था उन्हें और उसे स्पष्ट बहुमत मिली और उसे बहुत ही स्पष्ट बहुमत, बहुत अच्छी बहुमत की तरह से वो जीते थे। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीट मिले थे और सिर्फ कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिला था और वो भी बहुत कम तौर पर। चुनावी नतीजे को घोषणा के बाद तत्कालिक सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। तत्कालिक सरकार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या हुआ कि पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित अध्यापकों ने देवीलाल को अपना नेता बनाया। लोगों ने क्या हुआ कि लोकदल के तौर पर उन्होंने अपना नेता बनाया था देवीलाल को।
राज्यपाल ने देवीलाल को नया मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने को नियंत्रण दिया और राज्यपाल ने क्या किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर देवीलाल को स्थापित किया। उन्होंने देवीलाल को अपना मुख्यमंत्री के तौर पर माना था। चुनावी नतीजे की घोषणा के 3 दिन के बाद वे मुख्यमंत्री बन गए थे और चुनावी घोषणा जब हुआ था उनके बाद क्या हुआ था कि 3 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करने छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। और बनने के बाद जब वो शपथ लेने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था। अगले किसान 1981 में हुए। अगले चुनाव क्या हुआ कि 1991 में हुए थे। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और इस बार क्या हुआ कि पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया था। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई और फिर क्या हुआ है कि कांग्रेस पार्टी फिर से जीत गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सरकार वहां पे फिर से बना था। चुनावों की जरूरत क्या है? अब हमें चुनाव की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ठीक, वो देखते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होती है। नियमित अंतराल पर चुनाव होती है, समय समय पर चुनाव सिर्फ होती है। हमने अध्याय 1 में उल्लेख किया कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं और जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए वहां पे चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे जो लोकतांत्रिक नहीं है वे भी चुनाव होते हैं, वहां भी चुनाव होते हैं। लेकिन जहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं है, जहाँ गैर लोकतांत्रिक है, वहां पर भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? लेकिन वहां हमें चुनाव की ही जरूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर करें, तब बिना चुनाव के लोक का शासन संभव है। और जब बोला जा रहा है कि जब चुनाव नहीं किया जाएगा तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि सभी लोगों को एक साथ एकजुट करके उनके सोच विचार को स्पष्ट करके तब हम चुनाव को हम नहीं कर सकते हैं। चुनाव होना संभव नहीं कहलाता। लेकिन जैसा हमने अध्याय 2 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसले करने का समय और ज्ञान हो। और हर मामले पर फैसले करने का समय मतलब उनको सभी व्यक्ति को एक साथ एक ही समय उस समारोह में, उस चुनाव में, उस संगठन में शामिल होने का वहां पे समय भी किसी को नहीं होता है, किसी का सोच भी नहीं हो पाता है। न्याय ही यह संभव है कि इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव करते हैं। और इसलिए क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने अनुसार वो वहां पे शासन करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से क्या बोल रहा है कि क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? क्या हम बिना लोकतांत्रिक तौर पर हम प्रतिनिधियों का हम चुनाव कर सकते हैं? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। और प्रतिनिधियों का चुनाव क्या किया जाता है कि उम्र और उनके अनुभव के अनुसार वहां पे किया जाता है। या ऐसी जगह की कल्पना करें कि प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। जैसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है या तय करने की में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और जहाँ किसे ज्यादा ज्ञान है और किसे ज्यादा अनुभव है उसे परेशानी हो सकती है, उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। और यह भी अगर हम मान लें कि लोग परेशानियों को मिलजुल कर दूर भी कर लें, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। स्पष्ट है कि यहाँ पे ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह पाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? लेकिन क्या हम इस व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहेंगे कि जहाँ पे लोकतंत्र को हटाकर सब व्यक्ति को एकजुट कर करके वहां पर लोकतंत्र को स्थापित करना, मतलब चुनाव को स्थापित करना। हम यह
हम यह कैसे पता करेंगे कि लोग को उनका प्रतिनिधि पसंद है कि है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोग की इच्छा के अनुरूप ही शासन करेंगे? हम यह कैसे समझ पाएंगे कि जो लोग हम जिन्हें चुन रहे हैं कि वो हमारे अनुसार ही काम करेंगे और जो हम चाहते हैं वही सिर्फ काम करेंगे? हम कैसे ये समझ पाए? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों की चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। और यह हम संभव कर सकते हैं कि अगर हम उसे नियमित तौर पर चुनाव को हम रख दें और बार बार बारी से क्लॉकवाइज हम बार बार उसे दोहराते रहें चुनाव को, तो उससे संभव है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वो ठीक नहीं है, हमारी बात नहीं सुन पा रहा, हमारे बातों को मतलब हमारे इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज को हम हटा के दूसरा व्यक्ति को भी हम ला सकते हैं। ऐसा चुनाव में ही सिर्फ संभव हो पाता है। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इस व्यवस्था का क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। इसलिए हमें समय में प्रतिनिधियों वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव को इस व्यवस्था में हम जिसे जरूरी भी मान सकते हैं। ठीक है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे आपके लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। और वे क्या कर सकते हैं कि वो आपके लिए कानून बनाने वाले व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं? सरकार बनाने और बड़े फैसले बनाने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके जो तीसरा पॉइंट बोला गया है कि वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाले पार्टियों का चुनाव कर सकते हैं। जो बनने वाले जो निर्देश है, जो दिशा है, उसको निर्देश मतलब उसको राह दिखाने के लिए जो पार्टी है उनका भी हम उनका चुनाव कर सकते हैं जो सही है। ठीक है। तो इस तौर पर बताया गया है कि जो चुनाव है कि किन मतदाताओं के कई चुनाव किस तरीके से होते हैं और क्या होना चाहिए। और उसका जो बात का जो टॉपिक है हम लोग का, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। अब हम चुनाव को लोकतांत्रिक किस तौर पर हम माने, उस चीज का आधार क्या है वो देखते हैं। चुनाव कई तरीके से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरीके से चुनाव होते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि लोकतांत्रिक को हम मान लेते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक है, जहाँ जिन देशों में लोकतंत्र ही नहीं है, वहां पे भी कोई भी तरीका से अगर मान लीजिए कि अच्छे तरीके से नहीं हो रहा चुनाव, लेकिन चुनाव तो हो रहा, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को क्या आधार मानते हैं? चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं ऐसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं? और चुनाव जो हुए हैं लोकतांत्रिक तौर पर हुए हैं कि नहीं हुए हैं ऐसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 2 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव का उदाहरण दिए थे। जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते हैं, जिन्हें हम क्या लोकतांत्रिक चुनाव हम नहीं मान सकते हैं। वहाँ क्या होता था कि चुनाव हुआ, अगर मान लीजिए कि हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें उस वोट नहीं देना, अगर नहीं भी दिया चाहे दे भी दिया तो उसको कोई मतलब नहीं है। वही व्यक्ति हमेशा चुनाव में रहता था, हमेशा सत्ता में एक ही व्यक्ति रहता था, ऐसा चुनाव होता था। तो वो लोकतांत्रिक तरीका का चुनाव नहीं मान सकते हम उन्हें। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों का साथ पाने अपने बात की शुरुआत करें। और जो न्यूनतम शर्त जो है जिनको हम चुनाव को लोकतंत्र मानते हैं उनके शर्तों को देखते हैं। पहला क्या है? हम किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, हमें किसी भी चुनाव करने के लिए, कोई भी व्यक्ति को चुनाव देने के लिए, मत देने के लिए हमें सुविधा होनी चाहिए। यानी हर किसी को मताधिकार हो, हर व्यक्ति को मताधिकार होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति वाले को। और हर किसी के मत का समान मूल्य हो, और हर किसी के मत का समान मूल्य होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे टॉपिक बोला गया है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, लेकिन चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। पहले गैर लोकतांत्रिक में होता था क्या कि सत्ता में सिर्फ एक ही व्यक्ति उठता था, तो चुनाव में तो कंपटीशन हुआ नहीं, विकल्प तो दूसरे व्यक्ति को मिला नहीं कि हम उसके अलावा किसको चुने। ठीक,
पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो, और जो पार्टी है और कोई भी उम्मीदवार है, कोई भी व्यक्ति उस चुनाव में उतरने का उसे मतलब शक्ति होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, ठीक। वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे, और उसके कारण क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि सत्ता में उतरेगा तो हमारे लिए जो हम वोट देते हैं हमारे लिए विकल्प और भी बढ़ जाएगा, वो भी संभव होना चाहिए। तीसरा बोला गया है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, और चुनाव यहाँ पे बोला गया है कि तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे 5 वर्षों में ये प्रधानमंत्री क्या होता है कि 5 साल में होता है, उसी के अनुसार वो बार बार होते रहना चाहिए समय अनुसार। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, और जो नए चुनाव होते हैं कि कुछ वर्षों में बहुत जरूर कराए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए कि एक व्यक्ति जो चुने हुए हैं वही उन्हें को छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा, लोग जिन्हें चाहे वास्तव में चुनाव उसी को मतलब चुनाव उसी का होना चाहिए, और हम जब वोट देते हैं तो हम अपने अनुसार, हम अपने पसंद अनुसार किसी को भी चुनाव दे, मेरे अनुसार होना चाहिए, ठीक। यह भी अहम कहलाता है, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होता था कि तो आपको वहां पे दबाव दिया जाता था कि तुम मुझे ही वोट दो सिर्फ, ठीक है। पांचवा यहाँ पे बोला गया है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिसे लोग समुच्चय अपने इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। जैसे तीसरे में बताया गया है कि उसी से संपर्क में है कि जो हम चुनाव दे रहे हैं हम अपने स्वतंत्र अनुसार से चुनाव दे के हम किसी को भी जिसको भी चुनाव दें वो मेरा पसंद होना चाहिए, ठीक है। ये शर्त बहुत आसान और सरल लग सकते हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जाता है, तो मतलब शर्तें पूरा नहीं किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि गैर लोकतांत्रिक शासन में बहुत सारे शर्तें हैं जो इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्त लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव और लोकतांत्रिक कहाँ जा सकते हैं या नहीं, लोकतांत्रिक कहा जा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यह चीज बोला है कि इन शर्तों के मुकाबले हम कह सकते हैं कि हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक हुआ है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। हमने अभी तक जाना कि चुनाव क्या है, चुनाव क्यों है, चुनाव की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, चुनाव की शर्तें क्या है कि हम चुनाव को हम किस प्रकार लोकतांत्रिक कह सकते हैं, वो चीज जाना। तो यहाँ पे 5 टॉपिक जो बताया गया है वो मेन टॉपिक से वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे भी जो 3 टॉपिक से बताया गया है वो मेन टॉपिक से वो भी आप लोग रीड कर लीजिएगा दोबारा, ठीक। और इस समय आप लोग को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो रीड करने की जो विधि बताई जाती है वो चीज आप लोगों को फॉलो करना है कि क्लास होने से पहले एक बार पढ़ के आना है, और क्लास होने समय आपने पढ़ा, उसके क्लास होने के बाद भी आप लोगों को पढ़ना है, ये चीज आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक। वो चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, जो इस बीच में जो क्वेश्चन आंसर जो निकलते हैं जो मेन टॉपिक से जिसको अंडरलाइन करने चाहिए वो चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, और उस चीज को आप लोग को किताब लेके बैठना है, जब क्लास करें तो उस चीज को अंडरलाइन करते जाना है। जैसे मैंने कहा 5 पॉइंट, वो चीज आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है, तो जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो अच्छी चीज है या नहीं, वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं सभी कोई घर पे ही होंगे, ज्यादा बाहर ना निकले और अच्छी तरीके से रहे घर पे, और ज्यादा समय पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक। थैंक यू।